डिक्टेशन 105 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। आज हमारी दुनिया बहुत ही विस्तृत हो चुकी है। हमारी सोच की परिधि और हमारे जीवन के आहार विहार भ्रमण आदि की परिधि का बहुत अधिक विस्तार हो चुका है। इस क्रम में शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों क्षेत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में परिमार्जन तथा परिवर्धन की असीम संभावनाओं को विकसित किया है। लेकिन आज इन दिनों क्षेत्रों में विकसित इन्हीं असीम संभावनाओं का स्वार्थी तत्वों द्वारा नाजायज ढंग से दोहन किया जा रहा है, जिसमें हमारा राजनीतिक तंत्र सहायक बना हुआ है। प्रश्न यह है कि एक लोकतांत्रिक और जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानवीय विकास की आधारभूत आवश्यकताओं को हमारी लोकतांत्रिक सरकारें इस कदर नज़रअंदाज क्यों कर रही हैं? दरअसल आज की हमारी शासन व्यवस्था जन कल्याणकारी या सही अर्थ में लोकतांत्रिक नहीं है। मेरी समझ यह है कि स्वतंत्रता के बाद से ही शासक वर्ग द्वारा अपने स्वार्थ में जानबूझकर देश के लोगों को लोकतंत्र का सही अर्थ बताने की कोशिश ही नहीं की गई। बस चीज़ें जाति, धर्म, लोभ, लालच और गलत भावनात्मक आधार पर चलने लगी या कहें कि चलाई जाने लगी। फिर भी आज़ादी के करीब 50 वर्षों बाद तक राजनीति पर अपराध का शिकंजा इस कदर हावी नहीं हो पाया था जैसा कि आज है। सन 1990 के बाद आर्थिक उदारीकरण के बहाने जानबूझकर लोगों के बीच ऐसी भावना भरने की कोशिश की जाने लगी कि सरकारी क्षेत्र में कोई भी व्यवस्था सुचारू ढंग से चल ही नहीं सकती और इसी भावना की मदद लेकर स्वार्थी राजनीतिक तंत्र द्वारा पूंजीपतियों के साथ मिलीभगत कर सरकारी महकमों में संचालित शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को अस्त व्यस्त और कमज़ोर किया जाने लगा। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि राजनीति करने वाले कई खुद ही पूंजीपतियों की श्रेणी में आ चुके हैं और वे कई अन्य नाजायज तरीकों से देश की संरचनाओं का दोहन करने के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को भी अपने शिकंजे में लेकर आम जनता को लूट रहे हैं। सवाल यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानव विकास के लिए मूलभूत आवश्यक सेवाओं को राजनीतिकों और पूंजीपतियों के शिकंजे से कैसे मुक्त कराया जाए और इन्हें आम जनता को लागत मूल्य पर किस प्रकार उपलब्ध कराया जाए। मेरा मानना यह है कि इसके लिए सबसे पहले आम नागरिकों के बीच इन बातों को लेकर जागृति पैदा करनी होगी और इन्हें स्वतंत्र तरीके से चुनावी मुद्दा बनाना होगा। सरकार पर दबाव बनाना होगा कि वह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में स्तरीय ढंग की आधारभूत संरचना विकसित करें और व्यापक स्तर पर शिक्षकों का छोटा छोटा समूह बनाकर उनमें आपसी प्रतियोगिता की भावना पैदा कर शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए वास्तविक लागत पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा पाने वाले और देने वाले के बीच कोई राजनीतिक पूंजीपति या पूंजीपति नहीं रहे। इसी प्रकार की व्यवस्था स्वास्थ्य के महकमे में भी की जाए। सबसे पहले प्रचुर संख्या में चिकित्सक तैयार किए जाएं और उन्हीं का छोटे छोटे स्तर पर समूह तैयार कर लोगों को वास्तविक लागत पर चिकित्सा मुहैया कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।
लेकिन आज के बदनीयती से भरे राजनीतिक माहौल में आखिर इस तरह की जन कल्याणकारी सोच को अमली जामा पहनाया कैसे जाए। दिल्ली में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और यातायात उल्लंघन की लगातार घटनाओं से हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि दिल्ली यातायात महकमा इसे लेकर गंभीर क्यों नहीं है। उम्मीद की किरण जगी थी कि मोटर अधिनियम के कड़े जुर्माने के प्रावधानों से दिल्ली में यातायात की हालत में सुधार आएगा। इसके बावजूद ट्रैफिक संबंधी दुर्घटनाओं और उल्लंघन की घटनाओं में कोई कमी नहीं हुई है। अब तो ट्रैफिक कर्मचारियों पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं, जो गहरी चिंता का विषय है। ऐसे लोग पकड़े भी नहीं जाते क्योंकि सड़कों पर पूरी तरह से सीसीटीवी नहीं लग पाए हैं। मेरा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और सरकार से अनुरोध है कि निर्भया फंड से दिल्ली में इंटेलिजेंट ट्रैफिक कैमरे लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि यातायात उल्लंघन की घटनाओं में कमी आ सके और ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को ट्रैफिक व्यवस्था कैसे बेहतर की जाए उसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सड़कों पर चालान काटने के लक्ष्य सुबह और रात्रि के समय लाल बत्ती तोड़ने वाले लोगों को डर नहीं लगता, पर नई व्यवस्था से न केवल उनके वाहन पकड़ में आ जाएंगे बल्कि नियमों का उल्लंघन कम हो जाएगा और दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आएगी। जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति और धन खर्च करने की। बरसात का इंतजार हर किसी को रहता है क्योंकि यह मौसम काफ़ी खुशनुमा माना जाता है और फसलों के लिहाज से ज़रूरी। मगर अब हर साल बरसात अपने साथ बड़ी आपदा लेकर भी सामने आ रही है। शहरों में बढ़ता पानी तो कहीं भूस्खलन तो कहीं बाढ़। आजकल देश के विभिन्न इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त होने, जानमाल के भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। कई राज्यों में आफत की बरसात हो रही है। हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। देश में प्राकृतिक आपदाओं के कुल नुकसान का काफ़ी बड़ा हिस्सा केवल बाढ़ से होता है। हमेशा इससे बचने की बात कही जाती है, फिर उसे भुला दिया जाता है। बाढ़ आने की वजहें साफ हैं, पर उन्हें दूर करने को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती। एक व्यवस्थित योजना बनाकर जल निकासी की ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हर बारिश में ऐसी समस्या सामने नहीं आए। संसद की स्थायी समिति ने भी छोटे व मझोले उद्योगों की दशा पर चिंता जता दी है। मंगलवार को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में समिति ने पाया है कि पिछले एक साल में छोटे और मझोले उद्योगों पर गहरी मार पड़ी है। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। यह समिति छोटे और मझोले उद्योगों पर महामारी के असर का आकलन करने और उससे उबरने के उपाय सुझाने को बनाई गई थी। हालांकि समिति ने ऐसी कोई नई बात नहीं कही है जो पहले से सबको पता न हो। सरकार में ऊपर से नीचे तक सब जान रहे हैं कि हालात कितने बदतर हैं। वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, रेटिंग एजेंसियां आर्थिक हालात पर नज़र रखने और उनका विश्लेषण करने वाले और छोटे बड़े उद्योग संगठन भी जमीनी हालत से अनजान नहीं रहे। लेकिन संसदीय समिति की रिपोर्ट का अपना महत्व होता है, उसकी अपनी साख होती है।
हालात का जायजा सदस्यों ने स्वयं लिया है। इसमें आरोप प्रत्यारोप के आधार पर कुछ नहीं कहा गया है। सदन को वस्तुस्थिति से अवगत करवाना समिति का दायित्व होता है। इसलिए रिजर्व बैंक और दूसरे निकायों के बाद अगर संसदीय समिति भी कह रही है कि छोटे उद्योगों के हालात ज़्यादा खराब हैं, तो यह हद से ज़्यादा चिंता की बात है। संपूर्ण विराम।